पार्लियामेंट हाउस से चंद मीटर के फासला पर जवाहर भवन में कल देश भर के मुसलमान इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर और नए सांसद जमा हुए और उन सब ने देश के मुद्दों पर, मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने सरकार को भी सुनाया, अपोजिशन को भी सुनाया और बताया कि किस तरह देश में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने, जिसको IMCR कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है मोहम्मद अदीब साहब, जो राज्यसभा के साबिक MP रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद साहब उनके साथ हैं और दूसरे देश भर के कई अहम रहनुमा उनके साथ हैं। दिल्ली के जवाहर भवन में IMCR ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। वहाँ देश के जो नए नए मुसलमान सांसद बने उन सबको बुलाया गया, जिसमें से 10-12 वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा संजय सिंह भी मौजूद थे, मनोज झा भी मौजूद थे, इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा MP है और कांग्रेस माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे। मारूफ आलिम-ए-दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके अलावा भी देश भर के जो इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर है वो सब इस प्रोग्राम में आए हुए थे। जो नए नए सांसद बने हैं, खा वो इकरा हसन हो या मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हो या ज़ियाउर रहमान बर्क हो या कश्मीर से आए हुए सैयद रहउल्लाह हो, ये सब उस प्रोग्राम में थे। जो हारे हैं, जिनको जीत नहीं मिल सकी, उनमें से भी कई MP उस प्रोग्राम में आए थे, जैसे कुंवर दानिश अली या कुछ दूसरे लोग। इन सब ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम में कहा कि जो सरकार है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। मोहम्मद अदीब साहब ने अपनी इफ्तिताही गुफ्तगू में कहा कि 1947 से बदतर हालात को बना दिया गया है। क्या हमारा कसूर यह है कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना की जगह महात्मा गांधी को चुना, हमने पाकिस्तान की जगह इंडिया को चुना, हमने यहाँ रहना पसंद किया और आज कैसा हिंदुस्तान बना दिया गया। हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जा रहा है, सियासत से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है, मुसलमानों को हर तरह के राइट से महरूम किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ आए दानिश्वरों ने, सांसदों ने, MPs ने अपोजिशन लीडर पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मरतबा जो कांग्रेस को 100 सीटें मिली है, अपोजिशन मजबूत हुई है, इंडिया अलायंस की मजबूती बढ़ी है और BJP को तनहा मेजोरिटी नहीं आ सकी, तो उसमें मुसलमानों का किरदार था, दलितों का किरदार था। लेकिन अपोजिशन के रहनुमा मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। इन तंजीमों ने और यहाँ आए लोगों ने यह भी कहा कि अब हम अपोजिशन पर नज़र रखेंगे, अगर हमारे मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा तो हम उनसे सवाल करेंगे। इस प्रोग्राम में आए रहनुमाओं ने क्या कुछ कहा, उनमें से कुछ को आप यहाँ पर ज़रूर सुनिए और हर एक की तकरीर मिल्लत टाइम्स के YouTube चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। वाकई अदीब साहब ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में जो बात कही थी कि ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मुसलमान को अपने पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है, आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते। यही सूरत हाल हर एक की है, बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी की ज़बान से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के लिए। बिल्कुल साफ बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, ये क्या बात है। क्यों किसी मुसलमान को ओहदा नहीं दिया जाता, मुसलमान को सामने, मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बराबरी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जितना इस मुल्क की बर्बादी में सो कॉल्ड फैसिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है, मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस भी कुछ कम मुजरिम नहीं है। बड़ी गलती उनसे हुई और हमसे भी गलती हुई है। हमने भी शुरू से, मैं अक्सर एक मिसाल से अपनी बात को पेश करता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर भी ट्रेन का इंतज़ार करता है और एक कुली भी ट्रेन का इंतज़ार करता है, लेकिन दोनों के इंतज़ार में बड़ा फ़र्क होता है। कुली तो इसलिए इंतज़ार करता है कि वो एक बाबू को उतार देगा और एक बाबू को चढ़ा देगा और कुछ मजदूरी मिल जाएगी। मुसाफिर इंतज़ार करता है ट्रेन पर सवार होकर मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम मुसलमान भी ज़्यादातर इलेक्शन की रेल का इंतज़ार एक कुली की तरह करते हैं कि इलेक्शन की रेल जब आएगी तो एक पार्टी को हम उतार देंगे और एक पार्टी को चढ़ा देंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब नहीं हो सकती। अब तक का तजुर्बा काफ़ी है होश के नाखून लेने के लिए। एक ऐसी क़यादत उभरनी चाहिए। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। और काश कि IMCR को ये सआदत हासिल हो कि उसके जैसे अमीर जमात इस्लामी मोहतरम साजिद हुसैनी साहब ने कितनी बड़ी बात कही।
उन्होंने फरमाया कि जमात की तरफ से मुकम्मल ताउन है। यही सूरत हाल आपको मिलेगी अक्सर तंजीमों और जमातों की तरफ से। IMCR की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया जाए कि एक ऐसी क़यादत उभरे, एक ऐसी लीडरशिप उभरे जिसकी क़यादत आपके हाथ में हो, जिसमें सब शरीक हो, जिसमें सिख भाई भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, लिंगायत भी हों, बुद्धिस्ट भी हों, ओबीसीज भी हों, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हों, ट्राइबल लोग भी हों, आदिवासी भी हों। बहुत फिजा कर मैं अकेला बगैर किसी तंजीम के मैंने जो कुछ पिछले दिनों में तजर्बा किया, पिछले चंद सालों में, मुल्क के चोटी के आदिवासी लीडर बराबर मुझसे राब्ते में हैं, आते रहते हैं। मैं खुद उनके पास जाता हूँ, मशवरे होते हैं कि क्या करना चाहिए। इवन कैंडिडेट्स के इंतखाब में भी 2-4 जगह उन्होंने मुझसे राय ली। ट्राइबल लोग, मणिपुर तक में गया, वहाँ भी मेरी लोगों से मुलाकातें हुई। चर्चेज़ में गया, जो चर्चेज़ जलाए गए, जो क्रिश्चियन स्कूल्स जलाए गए, वहाँ के जो ग्रेट बिशप थे वो खुद मुझसे मिलने के लिए आए। पंजाब के सिखों से जितना मेरा राब्ता है, बुद्धिस्ट रहनुमाओं से, तो बहुत बेहतरीन इम्कानात मौजूद हैं मुल्क में एक सालेह और पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए। मौजूदा इलेक्शन ने फ़िज़ा की नफ़रत को कम किया है और मुस्बत किस्म के इम्कानात की हवाओं को ताकत बख्शी है। ठीक वक्त पर अदीब साहब को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी और उनके साथियों को कि ये शानदार इजलास बुलाया। बहुत ही पुरखलूस दुआएँ और मुबारकबाद आपको, और ये गुजारिश और मशवरा कि ये एक नुक्ता आगाज़ साबित हो एक मुसलसल तहरीक का, एक मुसलसल ज़मीनी जद्दोजहद का। इस इजलास को नुक्ता आगाज़ बनाइए, कोई ना कोई यहाँ से ठोस ऐलान निकले, वरना नशिस्तन दरगुफ्तन दो बरखास्तन से आप भी मुतमईन नहीं होंगे और हम में से कोई मुतमईन नहीं होगा। इस इलेक्शन से पहले 10 साल में जो कुछ हुआ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं पिछले 50 साल से सियासी गलियारों में घूमता हूँ और 60 साल से सियासत का शौक़ रखता हूँ। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना था, लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। सारी इंस्टीट्यूशन छिन गई, इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन हम पे क्या गुजरी पिछले 10 साल में, हम पे जो गुजरी उसको बयान नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपने को आठ किया था, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस मुल्क में मुसलमान इस तरह से पहचाना जाएगा। हम यहाँ कभी भाइयों की तरह रहते थे, फिर ये आलम हुआ कि हम यहाँ दुश्मनों की तरह रहने लगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमको घुसपैठिए के नाम से जानने लगा। हमारे घरों पे बुलडोज़र चले, हमारे बच्चे शहीद किए गए, हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया। अफसोस और अफसोस ये रहा कि जो सेकुलर पार्टियां थीं वो दूर से देखती रही। हम खुले आसमान में बर्बाद होते रहे। हम ये कहने की कोशिश करते रहे कि हमारा जुर्म क्या है। ये जुर्म है हमारा कि हमने जिना को छोड़ दिया। ये गुनाह है हमारा कि हमने मौलाना आज़ाद और नेहरू और गांधी को मान लिया। 70 साल के बाद हर लम्हे हमको ये कहना पड़ा हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम हैं। लेकिन जब वो अपनी बात यहाँ कह रहे थे और बता रहे थे, कह रहे थे कि हमको क्या कामयाबी मिली और कहाँ हम खुश हैं, तो मुझे मेरे जहन में एक बात ये आई कि हम खुश तो हैं, लेकिन किस बात पे खुश हैं? खुश इस बात पे हैं कि अब मुमकिन है कि हमारी बात सुनी जाएगी। मुमकिन है कि कुछ लोगों को एहसास है कि अगर इस पर हम कुछ नहीं कर पाए तो अगली मायूसी बहुत ख़तरनाक मायूसी होगी, और इसलिए कुछ करना यकीनन जल्द से जल्द हम सब को पड़ेगा। एक पार्टी नहीं, मेरी पार्टी अकेले नहीं, हर पार्टी को, हर रहनुमा को गौर से समझ के और गौर से आगे कदम उठाने होंगे। आज जैसे हम यहाँ अपनी इस गुफ्तगू में हम यहाँ सब लोग मुब्तला हैं, तो हम ये ना भूलें कि इसी वक्त अभी फ़ौरन बहुत कोशिशों के बावजूद अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ़ैसला नहीं आया है,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला अगर हमारी हिमायत पे नहीं आया, अलीगढ़ की हिमायत पे नहीं आया, तो क्या कुछ हमने अभी पाया है इस इलेक्शन में, उसका क्या बचेगा अगर अलीगढ़ नहीं बचेगी। अगर अलीगढ़ नहीं रही तो मुझे अपने नाना की बात, कही हुई बात याद आती है कि उन्होंने कभी कहा था अलीगढ़ के ताल्लुक़ से कि अलीगढ़ के साथ जो सलूक हिंदुस्तान का होगा उससे ये बात वाज़ेह होगी कि हिंदुस्तान का मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा। तो अलीगढ़ के साथ क्या सलूक होगा इसका भी इंतज़ार है। लेकिन बीते 10 वर्षों में कई तब्दीलियां हमने अपनी जमात में भी देखी हैं, आपने जिक्र भी किया उसका। मुसलमान शब्द लोग नहीं बोल रहे हैं, माइनॉरिटीज जो बहुत लिबरल है वो माइनॉरिटीज बोलते हैं, मुसलमान शब्द नहीं। अरे साहब, आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर आप बोलो मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, लेकिन हमने अपनी पूरी वोकैबुलरी बदल दी। और इसलिए मैं बार बार आज नहीं कह रहा हूं अदीब साहब, 10 बरस से कह रहा हूं, इलेक्टरल विक्ट्री इज नो गारंटी फॉर आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। लेकिन वैचारिकता नहीं जीतती है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये वैचारिकता, ये आइडियोलॉजिकल जो एक लंबी लड़ाई है, वो नहीं जीते ना तो सब जीत कर भी हम हार ही जाएंगे। अदीब साहब की एक बात हमको याद है, एक दफा आपने कहा था, क्या करें मुसलमान, चुनाव में पार्टिसिपेट करना भूल जाए और छोड़ दे। इतना पेनफुल था वो सुनना। हमारा एक न्यूज चैनल है, उसका मैं माइक यहां भी देख रहा हूं, चुनाव चल रहा था, 8:30 बजे सुबह वो चला रहे हैं, सारे मुसलमान अपने घर से निकल करके जा रहे हैं वोट डालने। आप क्या कर रहे हैं? खुलेआम कॉल फॉर पोलराइजेशन। और क्यों ना हो साहब, जब इस देश का जिसको सबसे ज्यादा तथाकथित मोहब्बत मिलती है, वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, घुसपैठिया, टोटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा। इलेक्शन कमीशन को 20 सलमान साहब खत का जवाब नहीं आया, और अब मुझसे पूछते हैं बताइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए, अपना फोन नंबर भेजिए। अरे जनाब, मेरे ईमेल के नीचे सारा कुछ है, लेकिन नहीं। आरएसएस और संघ परिवार ने हमारे दिलों और दिमागों पे कब्जा किया है, और जिस तरह इन्फिल्ट्रेट किया है सारी पब्लिक स्पेसेस में, उसमें एक एक जगह से लड़ के वो जगह वापस लेनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ज़रूरी है तो हम सिर्फ बैठ के हर वक्त एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। मेरा ये मानना है कि सिविल सोसाइटी से ख़ास तौर से, कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें, मैं कई ग्रुप्स पे हूँ और लगातार ये होता है कि इंडिया अलायंस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। हमें बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं इंडिया अलायंस और कांग्रेस से और पॉलिटिकल पार्टीज से, लेकिन मुझे ये लगता है कि एज सिविल सोसाइटी वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी कैन डू। हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे इन नफ़रतों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 2014 से पहले यहाँ पे शायद माइनॉरिटीज़ हुआ करती थी, 2014 के बाद यहाँ पे माइनॉरिटीज़ नहीं है बल्कि ऑप्रेस्ड, मुस्तज़फ़ीन है। हर एक माइनॉरिटी अपनी हैसियत खो चुकी है, उनको ऑप्रेस किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, सिख हो। आप इन 10 सालों में देखें, हर जगह ये ऑप्रेस्ड है। अगर ऑप्रेस्ड है तो मुझे एक उम्मीद मिलती है, मुस्तज़फ़ जब होते, ऑप्रेस जब होते, उनके साथ खुदावंद ताला होता है, उससे बड़ी ताकत की आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं है। सो इससे बेहतर पोजीशन आपकी नहीं हो सकती है माइनॉरिटी से। माइनॉरिटी होना एक वो कॉजी पोजीशन है, एक आरामदेह पोजीशन है, कोई बेहतर पोजीशन नहीं है। ऑप्रेस्ड होना मेरी नज़र में बेहतरीन पोजीशन है, क्योंकि अल्लाह खुदावंद ताला आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, एक ऑप्रेस की मदद के लिए। तो बस आप कोशिश करें, कोशिश ये करें कि मुस्तज़फ़ीन के हक़ के लिए खड़े हो जाए। जब भी आप मुस्तज़फ़ीन के हक़ के लिए खड़े हो जाए
खुदावंद ताला आपके लिए रास्ते खुद तैयार करें। इस देश का मुसलमान सबके लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, इस देश का मुसलमान हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, सबके लिए भी, हिंदुस्तान के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। और यही तो ऊपर वाले का पैगाम है। हम क्या कहते हैं खुदा को? रब्बिल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरी दुनिया का रब। और क्या कहते हैं नबी को? हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। तो जब आपने यहां पे लिखा है कि मुस्लिम्स फॉर ऑल, इसका मतलब कि इस देश का मुसलमान सबके लिए खड़ा होगा, हिंदुस्तान के लिए खड़ा होगा, एक एक आवाज के लिए खड़ा होगा। और सेकुलरिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं हो सकता। अगर इस देश में आप पैदा हुए हैं तो धर्मनिरपेक्षता ना होगा। कैसे धर्मनिरपेक्षता में जिया जाता है? शब्द तो सेकुलरिज्म का आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब कहते हैं हम हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ये मुल्क है हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी, सबके लिए, जब हम सेकुलरिज्म की बात, तो सेकुलरिज्म वो शब्द है जिसको आपको जीना सीखना होगा, अपने आचरण में लाने का प्रयास करना होगा। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसी शख्सियत यहाँ बैठा है, हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुगालते में मत रहिए कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें बदल देगा अगर आप बेदार नहीं होंगे तो। बहुत धूर्त लोगों से मुकाबला है। पिछली बार आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो तस्वीर आप सब ने देखी होगी कि जब पहली बार वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर पहुंचे थे पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को सजदा किया था और उसकी खाक जो है वो अपने माथे से लगाई थी। और फिर 10 साल में यह हुआ कि पुरानी पार्लियामेंट ही बदल दी, नई पार्लियामेंट बना दी। इस बार जब वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया है। तो इस मुगालते में मत रहिए कि चीजें बहुत आसान हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम हम इन मसलों पे बात करने के लिए बैठ रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांकना तो पड़ेगा। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। मेरे भाई, हम इस एसी ऑडिटोरियम में बैठ करके एक खूबसूरत महफिल सजा के गुफ्तगू तो कर रहे हैं, लेकिन बुरी तब निकलेगा जब इन महफिलों को और इन तमाम लोगों को लेकर के हम उन इलाकों में भी चलें जहां असल में जुल्म हो रहा है। हमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। अच्छी कोशिश है कि IMCR लगातार अलग अलग शहरों में जा रहा है, बातचीत कर रहा है। जो अभी इलेक्शन इस लोकसभा के इस मुल्क के अंदर हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सब लोगों की ख्वाहिश हालात को देखते हुए यही थी कि जो इस मुल्क के अंदर हालात पैदा होते जा रहे हैं वो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जहां हम बात करें कि इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर मुल्क में कुछ गलत हो तो आवाज़ उठनी चाहिए, यकीनन ये भी हकीकत है। उसके साथ साथ हमें जहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को वहाँ भी उस जगह जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा।
सिर्फ ये भी ज़रूरी है कि जिस जगह हम बैठ कर के आज इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ पर उन लोगों का साथ देना पड़ेगा। संजय सिंह साहब ने एक बात कही थी जब वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने इनिशिएटिव बाय मुस्लिम फॉर ऑल कहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ ये हकीकत है कि सभी के लिए मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि अगर किसी भी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ नहीं, अगर किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है उसका साथ देना। हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो एक घायल जानवर के रूप में, एक घायल जानवर के रूप में वो सरकार, जो लोग बैठे हैं वो काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि INCR ने बहुत संजीदा तौर पर मुल्क भर में, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, मेरी आज मुलाकात हो रही है अदीप भाई से। अदीप भाई अपनी पूरी टीम लेकर के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गए थे, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी, कल ये एक फंक्शन में लास्ट दिन मुलाकात हुई थी। बहुत जगह साइलेंटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है जो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ये सच्चाई ये करना पड़ेगा। तो आपने सुना इन रहनुमाओं को, इन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ हमने मुख्तसर उनकी बातें पेश की है। उनकी पूरी तकरीर अगर आप सुनना चाहते हैं तो मिलत टाइम्स के कैमरामैन मोहम्मद तमन्ने ने पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर पूरा प्रोग्राम अलग अलग किस्तों में या अलग अलग लोगों की तकरीर की शक्ल में मौजूद है, आप सुन सकते हैं। वहाँ अपना कमेंट भी लिखिए कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।